प्रॉपर्टीज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, और एल्केन्स क्या होते हैं, उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, और फिर उसके बाद एल्केन्स को हम लोग प्रिपेयर किस तरह से करते हैं, कौन सा आइसोमेरिज्म जो है वो एग्जिस्ट करता है एल्केन्स में. ऑल दिस वी डिड यस्टरडे. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू गो ऑन टू द प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स. तो सबसे पहले हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज. फिजिकल प्रॉपर्टीज जब हम एल्केन्स की करते हैं, हम ये बोलते हैं कि एल्केन्स दे आर नॉन पोलर इन नेचर. They are non-polar in nature. What do we understand by non-polar? That इसमें जो shared pair of electrons रहता है, that is going to be always in the center. It is because carbon और carbon दोनों present है, दोनों की electronegativity same है. As a result of which जो shared pair रहेगा, that is going to be in the center. कोई भी carbon उसको अपनी तरफ को pull नहीं करता है. जैसे ये carbon हो गया, कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दैट इज बिकॉज ऑफ शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स. अब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज गोइंग टू बी सेम. सो एज अ रिजल्ट दिस इज गोइंग टू रिमेन इन सेंटर, राइट. तो जब ये सेंटर में रहता है तो दोनों कार्बन के ऊपर कोई भी चार्ज डेवलप नहीं होता. सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर सेड टू बी नॉन पोलर इन नेचर. ओके, सो फर्स्ट जो इसकी प्रॉपर्टी आती है, physical property, you can write down alkanes are non-polar. Alkanes are non-polar, therefore the forces of attraction present, therefore the forces of attraction present are van der Waals forces, are van der Waals forces, due to which the lower members that is from C1 to C4 exist as gases. C1 to C4 का मतलब जिसके पास C1 1 कार्बन एटम से लेके 4 कार्बन एटम्स तक है, they are going to exist in gases. Then C5 to C17 they are going to exist as liquids, and the higher ones, that is above C17, they exist as solids, right. So this is the first property. Second property is boiling points. Boiling points, जो boiling points होते हैं because of, लिखते रहो साथ साथ, because of non-polar character, because of non-polar character, they have low boiling points. They have low boiling points. The boiling points increase in number of carbon atoms, increase in number of carbon atoms due to increase in molar mass, and hence increase in molar mass and hence increase in van der Waals forces of attraction. Increase in van der Waals forces of attraction. ठीक है? However, with increase in branching, the surface area decreases. The surface area decreases, ठीक है, and hence van der Waals forces decreases. Hence van der Waals forces decreases
boiling points decreases. ठीक है, नाउ क्या होता है इसमें कि अगर हम लोग स्ट्रेट चेन लें तो स्ट्रेट चेन हमारी आ गई CH3 CH2 CH2 CH3. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग ब्यूटेन ओवर हियर. ओके, अब अगर हम इसकी आइसोमर बनाएं, दैट इज हम ब्रांचिंग करते हैं, तो ब्रांचिंग में क्या होगा, वी आर गोइंग टू हैव CH3 CH CH3 and CH3. This is going to be the isomer. ठीक है. Now what is happening over here is कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि surface area that is more, पर यहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो गया है. बिकॉज वो मॉलिक्यूल कॉम्पैक्ट हो जाता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, और वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो सरफेस एरिया के साथ डिक्रीज होते हैं. ठीक है, therefore the boiling point that is going to decrease. So number of carbon atoms अगर बढ़ रहे हैं तो boiling point increase हो रहा है, क्योंकि mass increase हो रहा है. mass increase होता है तो in that case वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं mass के साथ. ठीक है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे तो boiling point भी बढ़ जाएगा. क्लियर हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट वी कम टू मेल्टिंग पॉइंट. थर्ड इज मेल्टिंग पॉइंट. जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सिर्फ मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इट विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ द ये क्या कहते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन. राइट. सो स्ट्रक्चर ऑफ द हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ कि इट इज जनरली सीन कि जो स्ट्रक्चर होता है हाइड्रोकार्बन का दैट इज गोइंग टू बी अ जिगजैग स्ट्रक्चर. सो जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर किसी में प्रेजेंट है, if odd number of carbon atoms are present, they are going to have less melting point as compared to even number of carbon atoms. Even number of carbon atoms. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्रोपेन ले लेते हैं. प्रोपेन दैट इज गोइंग टू बी, अगर इसकी बॉन्ड लाइन रोटेशन हम जिगजैग बनाएं तो प्रोपेन इज 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम्स एंड 3 कार्बन एटम्स. या बड़ा ले लो, लेट्स टेक पेंटेन. सो 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी पेंटेन. इसका नेक्स्ट मेंबर हमको लेना है. नेक्स्ट मेंबर दैट इज गोइंग टू बी 6 कार्बन एटम्स, सो दैट इज हेक्सेन. हेक्सेन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो दिस इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन एटम्स. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हेक्सेन. अगर आप इन दोनों का स्ट्रक्चर देखो तो जो पेंटेन है उसका स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल नहीं है, isn't it? क्योंकि दोनों एंड्स जो है दे आर कमिंग ऑन द सेम साइड, whereas जो हेक्सेन है उसका स्ट्रक्चर ज्यादा सिमेट्रिकल है बिकॉज़ बोथ द एंड्स दे आर कमिंग ऑन द ऑपोजिट साइड्स. ठीक है, सो ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है हेक्सेन का जो स्ट्रक्चर है दैट इज गोइंग टू फिट प्रॉपर इन क्रिस्टल लैटिस. क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? इट इज द डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस. ओके, सो अगर ये ज्यादा अच्छे से फिट होगा तो इसका मतलब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे, एज अ रिजल्ट मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा. तो हमेशा क्या होता है, हेक्सेन से लोअर मेंबर हो गया पेंटेन. हेक्सेन के पास है 6 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, पेंटेन के पास है 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, सो जो मेल्टिंग पॉइंट होगा that is going to be greater for hexane. Similarly, if you are taking propane and you are taking butane, right? So in that case butane is going to have a higher melting point than propane. मतलब ये lower member और higher member के बीच में हम लोग comparison कर रहे हैं. जो लोअर मेंबर होता है और उसके पास ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, और जो हायर मेंबर होता है उसके पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा. ठीक है, देन द फोर्थ प्रॉपर्टी वी आर गोइंग टू डिस्कस इज सॉल्युबिलिटी. द फोर्थ प्रॉपर्टी वी आर डिस्कसिंग is solubility. Now we have already discussed कि hydrocarbons में are non polar in nature, right? अब
इसमें केमिस्ट्री में एक प्रिंसिपल होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ओके, लाइक डिसॉल्व्स लाइक का मतलब क्या होगा कि अगर पोलर कंपाउंड्स हैं तो वो पोलर सॉल्वेंट्स में ही सॉल्युबल होंगे, और पोलर सॉल्वेंट कौन सा होता है? वाटर। और जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में ही सॉल्युबल होंगे। नॉन पोलर कौन से होते हैं? ऑल द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, राइट। सो ये वाला बिकॉज नॉन पोलर है, दिस इज गोइंग टू बी सॉल्युबल इन ऑल ऑफ दीज, ईथर, CCl4 एंड बेंजीन। ठीक है, इट इज नॉट गोइंग टू बी सॉल्युबल इन वाटर। Then when we are talking of density, the fifth property is density. We say that it is lighter than water. It is lighter than water. ठीक है, it is lighter than water. अब density जो है that is going to increase with increase in number of carbon atoms. Density increases with increase in number of carbon atoms. ठीक है, so these are the physical properties. Let's go on to the chemical properties of alkanes. So let's go on to the chemical properties of alkanes. Now we had discussed yesterday कि जो alkanes होते हैं they are saturated hydrocarbons, और हमने इंट्रोडक्शन में ये भी किया था कि saturated hydrocarbons का मतलब कि उसके सारे bonds जो हैं they are occupied by hydrogen. Okay, they are saturated by hydrogen. तो इसलिए इसमें reactions करने difficult होते हैं. They are, you can say, not non-reactive, but they undergo reactions with difficulty. That is the reason they are known as paraffins. Paraffins means compounds of low reactivity. They do not have much reactivity. They undergo very few reactions. The first kind of reactions which they undergo, they are substitution. Substitution reactions. क्या होते हैं substitution reactions? हमने पढ़ा था जिसमें एक हाइड्रोजन जो है वो किसी और ग्रुप के साथ या स्पीशीज के साथ सब्स्टिट्यूट हो जाएगा. ठीक है, so इसमें हम various reactions we are going to discuss. The most important जो आपका examination point of view से important है, that is halogenation reactions. Halogenation reactions क्या होती हैं? They are reactions in which the hydrogen is substituted by substitution by you can say halogens take place, right? We know what halogens are. We have the halogens fluorine, chlorine, bromine and iodine, right? जब हम लोग हेलोजनेशन करते हैं तो इसमें जो ट्रेंड रहता है सबसे इजीली फ्लोरिनेशन होती है. इनफैक्ट जो फ्लोरिनेशन वाली रिएक्शन है दैट इज क्वाइट एक्सप्लोसिव इन नेचर, तो इसको हमें अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस करना पड़ता है, नहीं तो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्लोरीन. ब्रोमीन की रिएक्शन स्लो है. आयोडीन की रिएक्शंस भी अंडर हीटिंग या इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ही होती है, अदरवाइज आयोडोनेशन नहीं होती. सो इनको रिएक्शंस को हम बुलाएंगे क्या? अगर फ्लोरीन से सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इट इज नोन एज फ्लोरिनेशन. अगर फ्लोरीन से कर रहे हैं तो क्लोरिनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन. सबसे जो बेस्ट सब्स्टिट्यूशन होती है दैट इज डन बाय क्लोरीन. ठीक है, सो इसमें हमारे पास किस तरह से रिएक्शन रहेगी? जैसे फॉर एग्जांपल हम मीथेन ले रहे हैं. मीथेन की रिएक्शन हम कर रहे हैं क्लोरीन के साथ, राइट? द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. H nu जो यहाँ पे है that is UV radiation या in presence of light. When one of the hydrogen of this is going to be substituted, so we have CH3Cl.
Okay, CH3Cl and plus HCl is given out. Now ये जो रिएक्शन है it is a kind of a chain reaction. जैसे ये CH3Cl बना, ये फिर से क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है in presence of HU to give us CH2Cl2. इसको क्या बुलाएंगे हम? क्लोरोमीथेन. This is the IUPAC name. This is 1,1-dichloromethane. ठीक है? Otherwise this is known as methylene chloride. This is known as methylene chloride. ठीक है? फिर उसके बाद again ये further react करता है to give us CHCl3 in presence of light. In organic chemistry it is very important to put down the conditions, क्योंकि हर एक डिफरेंट अगर हम लोग कंडीशंस कर देते हैं तो हमें प्रोडक्ट डिफरेंट मिल जाता है. जैसे इसमें हम लोग लाइट ले रहे हैं, अगर हम ये रिएक्शन डार्क में करेंगे तो वी विल गेट अ डिफरेंट प्रोडक्ट. ठीक है? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस. अब दिस इज 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन और इसका नाम क्या है? दिस इज नोन एज क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म जो है दिस इज यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक. जब सर्जरीज वगैरह होती है तो एनेस्थीसिया देने के काम आता है, राइट? फर्दर ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होती जब तक सारे के सारे जो हाइड्रोजन्स है वो सब्स्टिट्यूट ना हो जाए. तो ये हमारे पास आ गया CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड 1,1,1,1 टेट्राक्लोरोमीथेन. ठीक है? अब ये जो रिएक्शन यहाँ पे हो रही है इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. It is seen that this reaction undergoes free radical mechanism. ये हमने लास्ट चैप्टर में करा था कि फ्री रेडिकल क्या होता है. फ्री रेडिकल वो होता है जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. दैट इज अ फ्री रेडिकल. ठीक है? अ सिंगल इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट. अब ये वाला जो है reactions जो है they proceed with formation of free radicals. There are 3 steps to the mechanism. The first step that is known as chain initiation step. Chain initiation step. What is chain initiation step? Chain initiation step में free radicals बनते हैं. ठीक है? Free radicals are going to be formed over here. जैसे for example, if we are taking chlorine, क्लोरीन को जब एक्सपोज किया जाता है तो to UV radiation, it is going to give us 2 free radicals of chlorine. ठीक है? होमोलिटिक फिशन हमने पिछले वाले चैप्टर में करा था. होमोलिटिक फिशन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने स्पीशीज के पास चले जाते हैं. So these are what free radicals are which have single electrons. ठीक है? फिर उसके बाद सेकेंड जो स्टेप होता है that is chain propagation step. चेन प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होगा कि जो पुराने फ्री रेडिकल्स हैं वो सारे के सारे खत्म होते रहते हैं और नए फ्री रेडिकल्स बनते रहते हैं. इट्स जस्ट लाइक आप चेन वाली गेम खेलते हो ना, तो क्या होता है सबसे पहले एक ही टेलर होता है, फिर उसके बाद उसने एक को पकड़ा तो वो 2 हो जाते हैं, फिर वो 2 एक और को पकड़ते हैं वो 3 हो जाते हैं. ठीक है? सो इस तरह से चेन ग्रो करती रहती है. उसी तरह से चेन प्रोपेगेशन में भी यही होएगा कि जो पुराने फ्री रेडिकल्स हैं वो नए पार्टनर्स ढूंढ के बॉन्ड कर लेते हैं और नए फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं. ठीक है? सो आप देखो यहाँ पे किस तरह से हमारे पास ये 2 फ्री रेडिकल्स बने थे पिछले वाले उसमें. नाउ ओवर हियर वी हैव मीथेन. मीथेन के साथ क्लोरीन जो है दैट इज गोइंग टू रिएक्ट. तो आप देखो यहाँ पे HCl. सो ये वाला फ्री रेडिकल खत्म हो गया and we are going to get a new free radical over here which is known as methyl free radical. Clear? अब ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल है यहाँ पे ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो अब ये वाला फ्री रेडिकल इस स्टेप में खत्म हो जाता है. We are going to get CH3Cl और हमारे पास यहाँ पे नया फ्री रेडिकल बन गया which is क्लोरीन. सो ये दोनों स्टेप्स एक एक करके चलते रहते हैं. फिर ये क्लोरीन फिर से इसके साथ रिएक्ट करेगा, फिर ये वाला खत्म हो जाएगा. सो साइमल्टेनियसली दे कीप ऑन गोइंग. ओके? सो दैट इज व्हाई प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? बढ़ना.
So that is why the step that is known as chain propagation step. ठीक है? Then the third step that is known as chain termination step. चेन टर्मिनेट का मतलब क्या होगा कि सारे फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे. The chain is going to end over here. जितने भी फ्री रेडिकल्स बने हैं in the reaction, they all are going to be terminated. ठीक है? So अगर हमारे पास एक मिथाइल का फ्री रेडिकल है और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल है, this is going to give us CH3Cl, right? अगर हमारे पास दो क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स प्रेजेंट है, this is going to give us Cl2. और अगर हमारे पास दो मिथाइल के फ्री रेडिकल्स हैं, then that is going to give us CH3 and CH3, right? So this is the chain termination step. Got it? So इस तरह से ये वाले reactions जो हैं substitution reactions they take place. तो ये वाली reaction जिसमें हम halogen से substitute कर रहे हैं, that is going to be what? Halogenation reaction. Okay. अब इधर हम लोग बोलते हैं कि अगर हमारे पास ये तो हमने बड़ा छोटा सा एल्केन लिया है जिसमें एक ही कार्बन एटम है, तो जिसमें यही प्रोडक्ट्स बन सकते हैं. अगर हम थोड़ा बड़ा एल्केन ले लें, अगर हम थोड़ा बड़ा एल्केन ले लें तो हमारे पास आइसोमर्स बन जाते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने ले लिया CH3 CH2 CH3, दिस इज प्रोपेन. ठीक है? इसकी क्लोरीनेशन करेंगे हम in presence of HU. So this is going to give us two different products. One is going to be CH3 CH2 CH2 Cl. This is chloropropane. And one is CH3 CH Cl CH3. This is 2 chloropropane. So both isomers we are going to get, right? फिर इनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है. सो दिस इज नॉट अ वेरी गुड मेथड. अगर हम लोग प्रिपेयर करना चाहते हैं इससे हेलो कंपाउंड्स, तो ये बड़ा अच्छा मेथड नहीं है, क्योंकि इससे भी बड़ी चेन होगी तो वो और ज्यादा आइसोमर्स बना देगी. ठीक है? सो दैट इज व्हाई दिस मेथड इज नॉट जनरली यूज्ड. नाउ एज आई जस्ट टोल्ड यू कि जो आयोडीनेशन वाला रिएक्शन होता है जिसमें हम लोग आयोडीन के साथ सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, दैट रिएक्शन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ओके? Now because that reaction is difficult, तो उसके लिए हमको थोड़े से conditions apply करने पड़ते हैं. Let's see क्या है. जैसे आयोडीन के साथ हम react कर रहे हैं, we have to heat the reaction mixture in order to get CH3I plus HI. It is seen that this reaction is reversible in nature. क्योंकि ये रिवर्सिबल है, तो ये जो CH3I है और HI है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वापस हमें CH4 और I2 दे सकते हैं, राइट? सो जैसे ये रिएक्शन होगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस HI को रिमूव किया जाए. इस HI को कैसे रिमूव करते हैं? बाय रिएक्टिंग HI विद आयोडिक एसिड. ठीक है? सो वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर 3I2 plus water. So this is how HI can be removed. Clear हो गया? फिर जैसे हम हेलोजनेशन करते हैं, the first reaction which we did over here, उसी तरह से second reaction हम नाइट्रेशन करते हैं. The second reaction which we are going to do, substitution reaction, नाइट्रेशन. नाइट्रेशन क्या हुआ? Substitution by NO2 group, नाइट्रो ग्रुप. ठीक है? Substitution by नाइट्रो ग्रुप. इसमें हम क्या करते हैं कि हम जैसे हमने ले लिया C6H14, दिस इज हेक्सेन. इसको हम HNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे, which is नाइट्रिक एसिड, राइट? इसके साथ जब हम इसे रिएक्ट करते हैं तो इट इज गोइंग टू गिव अस नाइट्रोहेक्सेन C6H14 H13
NO2, ठीक है, nitroethane plus it is nitrohexane plus it is going to give us water. So this is going to be the reaction. अब ये वाली जो रिएक्शन है this takes place at room temperature, पर अगर हम लोअर मेंबर्स लेते हैं, लोअर मेंबर्स मतलब 6 से कम कार्बन एटम वाले अगर हम मेंबर्स लेंगे तो दैट रिएक्शन विल ओनली टेक प्लेस इन वेपर फेज, ठीक है। वेपर फेज का मतलब क्या हुआ कि वेपर्स उसके क्रिएट किए जाते हैं और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन की जाती है। क्लियर हो गया? अब समटाइम्स क्या होता है, सो व्हाट आई जस्ट सेड यू कैन राइट डाउन कि जो लोअर मेंबर्स हैं उसकी सब्स्टिट्यूशन टेक्स प्लेस एट और इन वेपर फेज, राइट। अब वेपर फेज में एक दिक्कत क्या आ जाती है, क्योंकि उसमें हमको टेम्परेचर बहुत हाई रखना पड़ता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 723 टू 733 केल्विन। तो एक दिक्कत ये आ जाती है कि कई बार जो ये क्या कहते हैं उसको एल्केन्स हैं वो डीकंपोज भी हो जाते हैं, राइट। सो हमको हमेशा जो टेम्परेचर है वो इतना कम रखना है कि डीकंपोजिशन डज नॉट टेक प्लेस, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. Second reaction we are going to do oxidation reaction. The second type of reaction is oxidation. Oxidation reaction means reaction with oxygen. ठीक है? Reaction with oxygen. और ऑक्सीजन के साथ जो भी रिएक्शंस होती हैं उनको हम दो ही नाम देते हैं. इट मे बी कंबशन. कंबशन मींस बर्निंग इन ऑक्सीजन टू गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट, ठीक है. और इट मे बी ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन मींस कन्वर्टिंग वन कंपाउंड इनटू अदर in under different conditions reacting with oxygen, ठीक है. सो कंबशन में आपको याद रखना है कि हमेशा जो प्रोडक्ट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होते हैं और बहुत सारी हीट इज आल्सो गिवन आउट. जैसे आप कार्बन को वुड को बर्न करते हो, वुड इज कार्बन होगी ना. सो अगर आप वुड को बर्न कर रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो आपके पास क्या बच रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड उड़ गई, वाटर वेपर निकल गया, ठीक है. या आप छोटे होते के एक्सपेरिमेंट करते थे कि कैंडल ली है, कैंडल को आप बर्न कर रहे हो तो उसमें से जो गैस निकलती है उसको अगर आप लाइम वाटर को सब्जेक्ट करते हो तो लाइम वाटर मिल्की हो जाता है. दैट मींस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व हो रही है, ठीक है. और अगर आप उसको उसके ऊपर ग्लास रखोगे तो आप देखोगे क्या कि अंदर की तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं. तो इसका मतलब वो वाटर वेपर दे रहा है जो कि कंडेंस हो गए ग्लास के इनर लाइनिंग के ऊपर, ठीक है. एंड अ लॉट ऑफ हीट इज गिवन. सो दैट इज कंबशन रिएक्शन, राइट. सो जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस है वो हमने तीन तरह की यहां पे करनी है. द फर्स्ट वन व्हिच इज नोन एज complete combustion. Complete combustion में the products are always carbon dioxide plus water and plus heat. These reactions are always exothermic, that is they are going to evolve heat always, ठीक है. Let's go on to the smallest member. We have CH4 plus O2. So very easy, products are going to be only this. Now how are you going to balance this reaction? यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन हो गया, यहाँ पे चार हाइड्रोजन है तो यहाँ पे आपको 2 लगाना है. फाइनली आप लास्टली ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे. सो वी हैव 2 and 2 4 ऑक्सीजन ओवर हियर, तो यहाँ 2 O2 आ गया, ठीक है. सिमिलरली if you taking a higher member, let's take C3H7 which is propane, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन. अगेन ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर गिवन ओवर हियर, ओके. अब यहाँ पे बैलेंस करो, 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड आ गया. देयर इज गोइंग टू बी C3H8, प्रोपेन लिया है ना हमने, C3H8, 8 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 आ गया. 4 3 2 6, 6 and 4 is 10, so we have 5 O2, right. 2 3 6 plus 4 10 na. So 10 means
5 2 10, राइट, 5O2। आपने ये भी याद रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो हीट गिवन आउट है वो भी बढ़ती चली जाएगी। तो जो CH4 हीट दे रहा है that is going to be less than C3H8। क्लियर? सो दिस इज कंबशन रिएक्शंस। अगर हम लोग जनरल इसकी रिएक्शन लिखें तो आपको पता है कि द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स इज CnH2n+2, ठीक है, प्लस 3n+1 divided by 2 O2 to give us NCO2 plus n+1 H2। This is the general equation for combustion, जिसमें n जो है that is equal to number of carbon atoms which are going to be present। ठीक है, सेकेंड जो हमारे पास आती है that is incomplete combustion। incomplete combustion का मतलब क्या हुआ? Now in this case इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब हुआ कि अब हम लोग लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करेंगे। तो जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन। हीट तो होएगी बट इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड इज गिवन। तो यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन मींस insufficient supply of oxygen। ठीक है, insufficient supply of oxygen। So let's take the same reaction now, CH4 plus oxygen और यहाँ पे हमारे पास आ गया CO plus H2O, right? So let's balance it over here। We have 2 and 2 and 4 and 3 balanced है, right? So we are burning over here। यहाँ पे भी डेल्टा H एक्सोथर्मिक होता है, पर यहाँ पे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है ये ब्लैक कर देता है। आप कई बार दिए को देखते हो ना, तो दिया जो बर्न होता है तो आप देखते हो कि उसके जो पिछली वाली साइड है वो काली हो जाती है। दैट इज बिकॉज वो बना हुआ इस तरह से है कि उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑक्सीजन की नहीं बनती। तो वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ब्लैक कर देता है सरफेस को, एंड दैट इज नोन एज कार्बन ब्लैक or it is known as soot, right? So the black colored mass which is obtained over here, that is going to be known as soot। और ये जो black color का mass है that is very very important। इससे काजल बनता है, right? जो काजल गर्ल्स लगाती हैं आईज में वो इसी से बनता है, कार्बन ब्लैक से। फिर इससे हम लोग बनाते हैं इंक, ब्लैक कलर की इंक भी इससे बनती है, पेंट्स भी इससे बनते हैं, पॉलिशेस भी बनते हैं। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट व्हिच वी गेट ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, फिर सी हम लोग करेंगे कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ कि अब यहां पे वी आर गोइंग टू कंट्रोल द कंडीशंस, दैट इज हम कैटलिस्ट यूज करेंगे। कैटलिस्ट क्या होता है? इट इज अ केमिकल सब्सटेंस जो कि यूज करते हैं हम टू स्पीड अप द रिएक्शन, राइट? एक रिएक्शन को अगर हमको जल्दी करना है तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं व्हिच इज नोन एज अ कैटलिस्ट। सो लेट्स सी, इसमें एज आई टोल्ड यू कि अगर हम लोग डिफरेंट कैटलिस्ट यूज करेंगे वी आर गोइंग टू गेट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ओके, सो फर्स्ट हमारे पास आ गया, वी आर टेकिंग मीथेन प्लस ऑक्सीजन। वी आर डूइंग द रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर at 523 Kelvin and at 300 atmospheric pressure। So जब हम इसको करते हैं we are going to get alcohol as the main product। ठीक है, this is methanol, right?
अब यही वाली रिएक्शन अगर हम लोग मॉलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में करें, molybdenum oxide, and we heat, we are going to get methanol. ठीक है, so in both the cases products they are going to be different और यहाँ पे हमको water भी मिलता है। तो आप देखो रिएक्टेंट्स हमने ऊपर वाले में भी CH4 और O2 लिए हैं, नीचे वाले में भी CH4 और O2 लिए हैं। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कॉपर ले लिया, यहाँ पे हमने कैटलिस्ट मॉलिब्डेनम ऑक्साइड ले लिया। तो इन बोथ द केसेस प्रोडक्ट्स हमको अलग मिल रहे हैं, एक में हमें मीथेनॉल मिल रहा है और एक में हमें मीथेनॉल मिल रहा है। ठीक है, और अगर यही रिएक्शन हम सिल्वर ऑक्साइड की प्रेजेंस में करें, दैट इज यहाँ पे हम लोग रिएक्टेंट चेंज कर रहे हैं, पर वी आर टेकिंग CH3 plus O2 in presence of silver oxide Ag2O, we are going to get ethanoic acid. ठीक है, so in this case we are going to get ethanoic acid. This is an important reaction क्योंकि आपको आ सकता है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होती है, उसका एग्जांपल दो, तो फिर आपको इस तरह से ये वाली रिएक्शन शो करनी है कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट एंड इन दिस इफ कैटलिस्ट इज चेंज्ड द सेम रिएक्टेंट्स मे गिव अस डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी रिएक्शन है दैट इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। द नेक्स्ट रिएक्शन वी हैव that is third isomerization reaction. Isomerization reaction means formation of isomers, right? अब इसमें isomers बनते हैं, जैसे for example we have CH3 CH2 CH2 CH3, this is butane। इसको अगर हम लोग एनहाइड्रस Cl3 के साथ रिएक्ट करें तो यहां पे हमारे पास चेन आइसोमर बन जाएगा CH3 CH CH3 एंड CH3 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, सो दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अब ये वाली जो रिएक्शन है दैट इज जनरली यूज्ड इन क्या कहते हैं उसको, इंडस्ट्रीज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ एल्केन्स। ठीक, फिर उसके बाद फोर्थ रिएक्शन हमारी आती है व्हिच इज नोन एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड्स विल बी फॉर्म्ड। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जिनके पास एटलीस्ट एक बेंजीन रिंग होती है, दे आर द एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे हमने नॉर्मल हेक्सेन ले लिया, इन दिस द रिएक्शन दैट टेक्स इन प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट, राइट, और एट अ टेम्परेचर ऑफ 773 केल्विन। सो लेट्स राइट हेक्सेन एज दिस CH3 CH2 3 4 5 and 6। ठीक है, we have 6 कार्बन एटम्स over here। यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकल जाता है, रिएक्शन आप कर सकते हो इन प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड। ठीक है, एंड एट अ टेम्परेचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 773 केल्विन and 10 to 20 atmospheric pressure, when we are going to get benzene plus H2, right? So this is cyclization, right? aromatic compound बन रहा है, 3H2 यहाँ पे निकल जाएंगे, 6 हाइड्रोजन्स निकल जाते हैं, राइट? क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमारे पास आ गया thermal decomposition, the last kind of reaction which we are going to do, that is
thermal decomposition or pyrolysis. क्या होता है पहले लिखो इसको. Pyrolysis is the process in which higher members of hydrocarbons are broken down into small fragments, are broken down into small fragments. This reaction is also known as thermal cracking. This reaction is also known as thermal cracking or fragmentations. So इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हम बड़े कंपाउंड्स को छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट करते हैं और यही रिएक्शन जो है दैट इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग पेट्रोल इनटू स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन्स या ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स. जैसे फॉर एग्जांपल हम पेट्रोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करके उसको हम डीजल में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम उसको केरोसिन में कन्वर्ट करते हैं, गैसोलीन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें यही वाला जो प्रोसेस है दैट इज यूज्ड. ठीक है, सो लेट्स सी द रिएक्शंस. इस पे अगर हम लोग सपोज ले रहे हैं C6H14, दिस इज हेक्सेन. जब इसकी पायरोलिसिस हम करते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगमेंट्स मिलते हैं. ठीक है, we might get C6H12 plus H2. This is hexene. ठीक है, और we might get C4H8 plus C2H6. This is butene and this is ethane. So छोटे फ्रेगमेंट्स में ये टूट गए हैं. ठीक है, और इट माइट गिव अस C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4. So C3H6 क्या हो गया, दिस इज प्रोपीन. C2H4 is ethene and this is going to be मीथेन. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इससे भी बड़ा ले लें, वी आर टेकिंग डोडेकेन व्हिच हैज 12 कार्बन एटम्स. इफ वी आर टेकिंग डोडेकेन ओवर हियर, तो इसको हम लोग रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और प्लैटिनम at a very high temperature of 973 Kelvin. ठीक है, so fragments जो इसके बनेंगे that is C7H16 heptane and C5H10. This is pentene plus there may be certain other products also, right? So this is pyrolysis. With this we finish all the chemical properties today. इसमें alkanes में एक टॉपिक हमारा रह गया है which is conformations of hydrocarbons that we will do in our next class. ठीक है?